अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा 7 क्लास, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। बेटा आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 12 कंटिन्यू करेंगे साइंस का। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 के अंदर जो है वो यूनिट नंबर 3, ठीक है, उसको जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसकी एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। टेस्ट बच्चों ने बहुत अच्छा दिया है आप लोगों ने। कुछ बच्चों का जो है वो मिस्टेक्स भी बहुत कुछ हैं, तो मैंने बेटा आपको जो है वो मार्क्स लिस्ट भेज दूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसके अलावा बेटा आज जो है वो हम लेक्चर नंबर जो है वो 12 कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर नंबर जो है वो 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 इज़ इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स। अब हम माहौल को देखेंगे। इन्वायरमेंट माहौल को कहते हैं, एंड फीडिंग रिलेशनशिप, और माहौल के अंदर जो चीज़ें हैं उनका जो है वो फीडिंग रिलेशनशिप देखेंगे कि खाने के लिहाज से क्या क्या ताल्लुक़ उनके दरमियान पाया जाता है। अगर बेटा आप बुक की ये फर्स्ट जो है वो पेज को ओपन करें तो आपको कुछ इस तरह का पेज नज़र आएगा जिसमें नीचे जो है एक डायग्राम बनी हुई है। इट्स लाइक अ फॉरेस्ट, ठीक है। आपको एक जंगल नुमा जो है वो डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें आपको ट्रीज़ भी नज़र आ रहे हैं एंड डिफरेंट हमारे पास जो है वो वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो उसमें नज़र आ रहे होंगे। उसके नीचे लिखा हुआ है कि लिविंग थिंग्स आर ऑल अराउंड अस, कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो तमाम ज़िंदा जानदार चीज़ें हैं। दे आर इन एयर, वो चाहे बेटा हवा में हो, ऑन लैंड ज़मीन पे हो, एंड इन वाटर, और इवन वो खुश्क जो है पानी में हो, तो वो हर जगह जो है हमारे पास लिविंग थिंग्स जो है वो मौजूद हैं। अगर हम बेटा एयर की बात करते हैं तो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। उसके अलावा हमारे बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं एयर के अंदर। उसके अलावा अगर हम बेटा लैंड्स के ऊपर बात करें तो देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ द एनिमल्स हु आर प्रेजेंट ऑन द लैंड। उसमें इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स, ये भी इंक्लूड हैं। और उसके अलावा अगर हम बेटा वाटर की बात करें तो एक्वेटिक लाइफ इज़ आल्सो अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ द एनिमल्स। यहाँ पे तमाम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग में मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर की रीडिंग। द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म consist of all the living and non-living things around that organism। बेटा हम इन्वायरमेंट की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट है वो 2 थिंग्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। फर्स्ट इज़ द लिविंग एंड सेकंड वन इज़ द नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तमाम जिंदा और तमाम जो है वो गैर जानदार या जानदार और गैर जानदार जो चीज़ें होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द वो उसका माहौल बनाती हैं। दीज लिविंग्स and non-living things affect the life of the organism in one way or the other। अब ये जितनी भी चाहे वो लिविंग हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये बेटा उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं, और इन वन वे, एक रास्ते से, एक तरीक़ेकार से, और द अदर या दूसरे वे से। वी हैव लर्न इन द क्लास 6 दैट द ऑर्गेनिजम्स लिव वेयर दे कैन हैव देयर नीड्स मीट। अब आप लोगों ने यूनिट नंबर जो है चैप्टर नंबर 6 या हम जो है वो क्लास 6 की बात करें तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास जितनी भी जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बेटा ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरियात जो है वो पूरी हों। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी जो है वो ग्रुप ऑफ लायंस की बात करें तो बेटा हमेशा वो फॉरेस्ट के उस पार्ट के अंदर जो है वो सर्वाइव करेगा, उस पार्ट के अंदर जो है वो रहेगा जहाँ पे उसकी डिज़ायर्स, उसकी जो नीड्स हैं वो तमाम चीज़ें पूरी हो रही हों, ठीक है। मीन उसको जो है वो वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो मुकम्मल हो तो बेटा वो वहाँ पे रहेगा, अदरवाइज़ वो वहाँ से मूव आउट कर जाएगा। ऑल द लिविंग्स और ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इन्वायरमेंट। जितने भी बेटा हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं, और उसके अलावा जो है वो ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करते हैं माहौल के अंदर। वी शैल डिस्कस इन दिस चैप्टर। सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम। व्हाट इज़ इकोसिस्टम या डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। बेटा इसको अंडरलाइन कीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, अ सिस्टम formed by the interaction of living organisms and non-living things in an environment is called an ecosystem। बेटा इकोसिस्टम, अब इट्स अ सिस्टम, ये बेटा वो सिस्टम है दैट इज़ फॉर्म, जो बेटा कब बनेगा, बाय द इंटरेक्शन ताल्लुक़ को कहते हैं। किसके दरमियान ताल्लुक़ देखना है हमने, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ देखना है इन्वायरमेंट, माहौल के अंदर।
सो ये जो है वो सिस्टम जो है वो क्या कहलाएगा, इको सिस्टम। एन इको सिस्टम में बी लार्ज लाइक अ डेजर्ट और स्मॉल लाइक अ डिकेइंग लॉग। अब हमारे पास जो इको सिस्टम है, सो बेटा एक इकोसिस्टम जो है वो इतना बड़ा भी हो सकता है जिस तरह हमारे पास डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है, कि डेजर्ट्स में हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्शन रखती हैं। और स्मॉल और इतना छोटा भी हो सकता है लाइक अ डिकेइंग लॉग। अब लॉग बेसिकली हमारे पास लकड़ी के बेटा उस हिस्से को, उस पोर्शन को कहते हैं जो गल सड़ रहा होता है। अक्सर आपने जो है वो किसी मूवी क्लिप के अंदर जो है वो देखा होगा कि जंगल के अंदर एक लकड़ी का जो है वो पीस या पूरे का पूरा दरख्त जो है वो नीचे गिरा हुआ होता है, ठीक है, और एक उसको टाइम हो चुका होता है नीचे गिरे हुए को, तो उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं वो गल सड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो एक डिकेइंग लॉग है। सो इतना छोटा भी हो सकता है कि जिस तरह वो डिकेइंग लॉग है, उस डिकेइंग लॉग के अंदर जो है वो आपका प्लांट है, डिफरेंट टाइप ऑफ, आप समझ लें कि कुछ स्टोन्स भी अगर वहाँ पे गिर जाते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे मौजूद होंगे। बट अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट इज़ अ लार्ज एरिया, ठीक है, तो बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर एक इकोसिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होगा, सो दैट इज़ द लार्ज। उसके बाद बेटा वो कह रहा था डेजर्ट्स, सी शोर्स। अब सी शोर्स आपको साहिल समंदर के करीब करीब जो जितना भी एरिया होता है उसको कहते हैं। रिवर्स दरिया हैं, माउंटेन्स आपके जो पहाड़ हैं, ओशंस समंदर, ग्रासलैंड जितना भी आपका मैदानी एरिया है, एंड द रेन फॉरेस्ट और जितने भी आपके रेन फॉरेस्ट जंगल्स हैं, ठीक है, और आल्सो सम ऑफ द इकोसिस्टम, ये तमाम जो है वो इकोसिस्टम में शामिल हैं। फर्दर अगर हम बेटा पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें, सो ऑल द इकोसिस्टम्स आर मेड ऑफ टू पार्ट्स। जितने भी इकोसिस्टम हैं वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल हैं। द लिविंग और बायोटिक पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज़ द लिविंग और बायोटिक पार्ट। इसको लिविंग और बायोटिक पार्ट कहते हैं। बायो लाइफ से रिलेटेड है, सो लाइफ मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड द सेकेंड वन इज़ द नॉन लिविंग और ए बायोटिक। ए मीन विदाउट, बायो मीन लाइफ, ठीक है, विदाउट लाइफ मीन नॉन लिविंग जो है वो हमारे पास पार्ट होगा, और बायोटिक जो है वो लिविंग पार्ट होगा। ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेक द लिविंग और बायोटिक पार्ट ऑफ देयर इकोसिस्टम। अब बेटा हमारे पास जो बायोटिक पार्ट है इसकी फर्दर आगे जो है वो क्लासिफिकेशन बता दी गई है कि इसमें कौन कौन से जो है वो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट मेक the living or biotic part of the ecosystem. Organisms of the same kind living and reproducing in a particular area is called population. बेटा यहाँ पे population और community दो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ से जो है वो अंडरलाइन करें। द organisms of the same kind living and reproducing। बेटा ऐसे जानदार जो सेम काइंड मीन सेम स्पीशीज़ हों, एक तरह के ऑर्गेनिज्म हों जो लिविंग मीन रह भी रहे हों, एंड रिप्रोड्यूसिंग मीन वो आगे रिप्रोडक्शन हम लास्ट चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ चुके थे, द प्रोडक्शन ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक जैसे ही ऑर्गेनिज्म को आगे प्रोड्यूस करना, ये रिप्रोडक्शन कहलाता था। इन अ पार्टिकुलर एरिया, एक ख़ास एरिया के अंदर अगर वो रह के ये काम करते हैं तो बेटा उनका ये जो ग्रुप है, काइंड ऑफ स्पीशी है, सो दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। उसके बाद यहाँ तक बेटा पॉपुलेशन की जो है वो आप डेफिनेशन लगाएंगे। एग्जांपल में आप कोई भी एग्जांपल जो है वो इनकोड कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ 7 लाइन्स, अ ग्रुप ऑफ 100 डियर्स इन अ फॉरेस्ट, व्हाटएवर जो भी आपका जो है वो दिल करे। उसके बाद बेटा पॉपुलेशंस मिलके जो है वो कम्युनिटी बनाती हैं। सो आगे जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो इसको अंडरलाइन करें। ऑल द पॉपुलेशंस of different kinds of organisms living together in an area make a community। बट डिफरेंट हमारे पास काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन उनकी की तमाम पॉपुलेशन जो है अगर वो इकट्ठे रह रही हैं किसी एरिया के अंदर तो वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। एयर, वाटर, सॉयल, सनलाइट एंड द टेम्परेचर मेक द नॉन लिविंग और ए बायोटिक पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। अब हमने बायोटिक पार्ट तो देख लिया कि बायोटिक पार्ट के अंदर हमारे पास जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ये सब जो है वो मिल के पॉपुलेशंस बनाते हैं। देन द पॉपुलेशन मेक द कम्युनिटी। बट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एबायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम? सो दीज आर द एयर, वाटर, सॉयल, सनलाइट। बेटा हवा,
पानी, मट्टी, सूरज की रोशनी और दर्जा हरारत जो है, ये तमाम के तमाम जो है वो कंपोनेंट्स हैं किसके, नॉन लिविंग और ए बायोटिक पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। उसके बाद बेटा नीचे आ जाएं, व्हाट इज़ हैबिटेट। हैबिटेट होता क्या है। तमाम बच्चों ने हैबिटेट को इस तरह याद रखना है कि एच से बेटा हैबिटेट है और एच से आपका जो है वो हाउस या होम है जहाँ पे आप लोग रहते हैं। सो बेसिकली हैबिटेट जो है ये बेटा वो एरिया है, वो प्लेस है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज़म जो है वो रहता है, तो वो उसका हैबिटेट है। मीन रहने की जगह। आप अपने घर में रहते हैं तो वो आपका हैबिटेट है, ठीक है। तो इसी तरह जो एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो ज़ू में रहते हैं वो उनका हैबिटेट है। द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स एंड रिप्रोड्यूसेस इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। बेटा वो जगह जहाँ पे कोई एनिमल और प्लांट जो है वो लिव्स रहता भी है एंड रिप्रोडक्शन भी करता है, वो उसका क्या है, हैबिटेट है। अ हैबिटेट प्रोवाइड्स द थिंग्स एन ऑर्गेनिज्म नीड्स। अब बेटा हैबिटेट जो है ये उस ऑर्गेनिज़म को वो तमाम चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है जिसकी उसको जो है वो ज़रूरत है। दैट इज़ फूड, खाने की, वाटर, पानी की, शेल्टर, रहने की जगह, इसको पनाह की भी कहते हैं, ठीक है, पनाहगाह। मीन जो है आपका हैबिटेट होगा वो आपको घर भी दे रहा होगा, रहने की जगह, वो आपको पानी भी दे रहा है और उसके अलावा वो आपको फूड भी जो है खुराक भी प्रोवाइड कर रहा है। मैनी पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव इन ईच हैबिटेट, ठीक है। हर हमारे पास जो है वो हैबिटेट के अंदर बहुत सी ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन जो है वो। फर्दर हमारे पास काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स आ जाते हैं कि भाई हैबिटेट्स की आगे कितनी किस्में हैं। द ऑर्गेनिजम्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स। अगर बेटा हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म हैज़ स्पेशल फीचर्स टू लिव इन इट्स हैबिटेट। तो ऑर्गेनिजम्स के पास जो है वो कुछ स्पेशल फीचर होते हैं अपने जो है वो हैबिटेट में रहने के। जिस एग्जांपल आपको दूं कि जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो हम तो रहते हैं ड्राई लैंड में, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम बात करें तो हम ग्रास लैंड हैबिटेट में आएंगे, या हम जो है वो फॉरेस्ट में आ जाएंगे, या हम डेजर्ट में आएंगे। बट वी कांट सर्वाइव इन द पोंड हैबिटेट। हम अंडर वाटर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। सो हम अल्लाह ताला ने हमें जिस हैबिटेट के लिए बनाया है तो हम उसी स्पेशल फीचर के साथ उस ख़ास जो है वो हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं और बेस्ट सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू एनी अदर हैबिटेट। सो बेटा काइंड्स ऑफ हैबिटेट स्टार्ट करते हैं। ये बेटा यहाँ पे अच्छी तरह इसको जो है वो फोकस कर लीजिएगा क्योंकि आगे जो है वो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी करवाना है, तो वहाँ पे दोबारा रीडिंग नहीं करवाऊँगा। एक ही दफ़ा यहाँ पे इसको फोकस करके जो है वो सुन लें। सबसे पहला बेटा हमारे पास है द ग्रास लैंड हैबिटेट। नाम शो करता है कि ये ग्रास लैंड मीन मैदानी एरिया हो। सो ग्रास लैंड इज़ अ ग्रासी विंडी पार्टली ड्राई एरिया, ठीक है। ये पार्टली जो है ड्राई एरिया, ज़्यादातर जो है वो खुश्क एरिया होगा। विंडी मीन ओपन एरिया है, तो यहाँ पे बेटा हवा अगर थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो वो इजीली जो है वो फील की जाएगी। एंड अ ग्रासी, नाम ही शो करता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर ग्रास जो है वो मौजूद होगी। दीज एरियाज़ रिसीव अ मीडियम अमाउंट ऑफ रेन। अब बेटा हम हर पार्ट के अंदर जो है वो रेन का थोड़ा सा जो है वो देखेंगे कि रेन का जो है वो क्या सिचुएशन बनती है, कि बारिश जो है वो एनुअली कैसे होती है। सो दीज एरियाज़ रिसीव अ मीडियम अमाउंट ऑफ रेन। सो ऐसी जगह जो है वो बेटा मीडियम मीन ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, एक नॉर्मल मकदार के अंदर यहाँ पे बारिश जो है वो होती है। द सॉयल फाउंड हेयर इज़ वेरी फर्टाइल। यहाँ की जो बेटा मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रखेज़ है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ द फील्ड्स क्रॉप्स ईज़िली यहाँ पे ग्रो की जा सकती हैं। ग्रासेस आर द प्रोड्यूसर्स इन अ ग्रास लैंड हैबिटेट। बेटा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बट फ़िलहाल आप यही जो है वो जहन में रखें कि जो ग्रासेस हैं, जो घास होती है, ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर पैदा करने वाले को कहते हैं। बट यहाँ पे प्रोड्यूसर आप लोगों ने जहन में रखना है कि प्रोड्यूसर जो है ये एनर्जी देने वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। मीन ये वो फैक्टर्स हैं कि जिनको आगे डिफरेंट एनिमल्स जो है वो खाते हैं, उन एनिमल्स को एनर्जी मिलती है और फिर उन एनिमल्स को खाने के लिए आगे एनिमल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं जिनसे उनको एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। आई होप सो आप सब जो हैं वो टर्मिनोलॉजी से जो है वो बहुत ही अच्छी तरह रिलेट होंगे, जिसमें हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। दैट आर द सम आर हर्बीवोर्स, सम आर कार्निवोर्स एंड सम आर ओमनीवोर्स।
सो ग्रासेस जो हैं ये प्रोड्यूसर हैं, तो इनको हर्बीवोर्स खाएंगे। उन बेटा हर्बीवोर्स को आगे जो है वो कार्निवोर्स खाएंगे, और फर्दर इसी तरह जो है ये साइकिल चलता रहेगा। उसके बाद वो कह रहा है द मोस्टली ग्रेजिंग एनिमल्स। अब ग्रेजिंग ये बेटा चरने वाले को कहते हैं, ठीक है, जो ग्रेस करता है, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मूवमेंट भी शो करते हैं, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स के ऊपर जो है वो अपने फीडिंग को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो वो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, लाइक द शीप, गोट्स, काउस, एंटलोप्स, बुफेलोज एंड द डियर्स आर अ फ्यू एग्जांपल्स दैट आर फाउंड इन द ग्रास लैंड। अब इसमें अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो बेटा शीप है, भेड़ है आपकी, बकरियां हैं, गाय है। अब एंटलोप्स क्या होते हैं? आपने बहुत ही बखूबी सुना होगा जिसको हम बारहसिंगा भी कहते हैं, ठीक है। या इसमें हमारे पास जो डियर तो ऑलरेडी इंक्लूड है, एंटीलोप्स आपके मार्कोर जो हमारा नेशनल एनिमल भी है, दैट इज आल्सो द एंटीलोप्स, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे जो बुफेलोज हैं और जो डियर है, ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल है जो ग्रास लैंड में। और दूसरी ख़ास बात कि ये जितने भी मैंने आपको एनिमल्स अभी काउंट करवाए हैं, ये सारे के सारे हर्बीवोर्स हैं जो डायरेक्टली फीड करेंगे ग्रासेस के ऊपर। अ फ्यू फ्लैश ईटर्स, कुछ या चंद हमारे पास जो हैं फ्लैश मीन मीट, गोश्त खाने वाले जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, लाइक द चीताज, फॉक्सेस, वोल्स एंड अ फ्यू बर्ड्स लाइक द ऑल्स, ईगल्स, हॉक्स एट्सेट्रा आर आल्सो फाउंड इन दिस हैबिटेट। अब बात तो यह है कि ये तो है ग्रास लैंड, तो बेटा यहाँ पे कार्निवोर एनिमल्स हैं, ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स क्या कर रहे हैं? बेसिकली बेटा हमने अभी पढ़ा है कि ये हमारे पास हर्बीवोर्स हैं, तो हर्बीवोर्स को खाने के लिए यहाँ पे कार्निवोर्स भी तो होंगे ना, ठीक है। तो कार्निवोर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और उन कार्निवोर्स के अंदर जो है वो चीता है हमारा, ठीक है, फॉक्सेस लोमड़ियाँ हैं, वुल्व्स ये हमारे पास भेड़िए हैं, एंड अ फ्यू काइंड्स ऑफ द ऑल्स, कुछ उल्लुओं की हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स आ जाती है, अकाब आ जाते हैं, और हमारे पास जो हॉक्स हैं, ठीक है, बाज जिसे हम कहते हैं, ये भी हमारे पास शामिल हैं। मैनी काइंड्स ऑफ द इंसेक्ट्स आर आल्सो फाउंड इन द ग्रास लैंड। इसके अलावा क्योंकि ये ज़रखेज़ मट्टी है, तो मट्टी के अंदर भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट इंसेक्ट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। सेकंड हमारे पास हैबिटेट की काइंड में आया, तो दैट इज़ द पॉन्ड हैबिटेट। अब पॉन्ड एक्वेटिक है, तालाब है, पानी होगा। सो अ पॉन्ड इज़ एन एक्वेटिक हैबिटेट विच इज़ रिच इन लाइफ। अब पॉन्ड जो है ये बेटा एक एक्वेटिक हैबिटेट है, एक ऐसी जो है वो रहने की जगह है जहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो पानी होता है, एंड दैट इज़ रिच इन लाइफ। और बेटा पानी के अंदर जो है वो ज़िंदगी की बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद होती है। प्लांट्स लाइक द एल्गी, डकवीट, वाटर लिली एक्सेट्रा आर फाउंड इन दी वाटर। अब हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं जिसमें बेटा एल्गी है, डकवीट ये एक हमारे पास जड़ी बूटी है, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास जो वाटर लिली है, वेल नाउन, कि जिसे हम जो है वो वाटर लिली भी कहा जाता है, ठीक है, या वाटर लिली आपने जो है वो देखे होंगे। तो ये तमाम के तमाम वो हमारे पास प्लांट्स हैं जो ऐसी जगह पे या ऐसे हैबिटेट में पाए जाते हैं। द एनिमल्स लाइक द फिशेस, अब यहाँ पे जो है वो एनिमल्स कौन कौन से होंगे? बेटा पॉन्ड है तो वहाँ पे फिशेस होंगी। पॉन्ड स्केटर्स, अब ये हमारे पास जो है वो इंसेक्ट्स तरह के हमारे पास जो है वो एनिमल्स हैं जो पॉन्ड स्केटर्स हैं, जो पॉन्ड की जो आप समझ लें कि जो फ्लोर है, नीचे बेड होता है, उसके ऊपर जो है वो रहते हैं, और जितने भी ऊपर से डेड ऑर्गेनिक मैटर आता है उसको जो है वो फीडिंग की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद वुल स्पाइडर्स हैं, ये हमारे पास जो स्पाइडर होती है बड़े साइज़ की वो वहाँ पे पाई जाती है। स्नेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, फ्रॉग्स पाए जाते हैं, और उसके अलावा जो है वो बेटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो हैं ये भी पॉन्ड हैबिटेट में पाए जाते हैं। सो थर्ड हमारे पास काइंड पे आए हैं, सो दैट इज़ द डेजर्ट हैबिटेट। पॉन्ड बेटा हैबिटेट की अगर हम बात करें तो पॉन्ड हैबिटेट जो है ये भी हमारे पास जो एनुअली इनकी ईयर रेनफॉल होता है वो भी मीडियम ही होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता बट मीडियम होता है, ठीक है, जिस तरह आपका ग्रासलैंड का था। अब हम बात करेंगे डेजर्ट हैबिटेट। उम्मीद है कि आप सब जो है वो डेजर्ट के साथ अच्छी तरह रिलेट होंगे, सबको पता होगा कि डेजर्ट एरिया जो है वो कैसा होता है। सो डेजर्ट आर द ड्राइएस्ट लैंड एरियाज़, दुनिया के ऊपर मौजूद सबसे खुशक जो आपका एरिया होता है, बिल्कुल ड्राई एरिया होता है, ठीक है, तो वो आपका डेजर्ट्स होते हैं। दे रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल। अब ये इनकी खुश्की होने की वजह से जो है वो सबसे बड़ी रीज़न जो है वो आपकी यही है कि यहाँ पे जो सालाना बारिश है
उसकी रेशो इंतहाई कम है, ठीक है। दे हैव द वेरी लिटल रेनफॉल। रेन वाटर क्विकली ड्रेन्स अवे ड्यू टू द सैंडी सॉइल। दूसरी रीज़न हमारे पास यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे बेटा बारिश होती भी है तो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो स्पेस है वो इतनी ज़्यादा होती है कि बारिश होने के कुछ ही देर बाद जितनी मर्ज़ी बारिश हो आपको वहाँ पे पानी जो है वो उसकी प्रेजेंस नज़र नहीं आती, क्योंकि वो ड्रेन आउट हो जाता है ड्यू टू दी सैंडी सॉइल, कि वहाँ पे जो मिट्टी है वो सैंडी है, ठीक है। हमारी जब बेटा यहाँ नॉर्मल मिट्टी होती है, ठीक है, जिसमें हमारी चिकनी मिट्टी भी आ जाती है, तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जो है वो कंजस्टेड होते हैं, पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस जो है वो बहुत कम होता है, जिससे जो है वो वाटर का ड्रेनेज जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है, इसलिए पानी जो है वो ज़्यादा देर तक हमारे इन एरियाज़ के ऊपर जो है वो मौजूद रहता है। लेकिन अगर हम डेजर्ट में चले जाएँ तो सैंडी सॉइल जो है या सैंड हमारे पास, उसमें जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से काफ़ी फासले पे होते हैं, तो इसलिए उनके दरमियान जो है ये स्पेसिंग मौजूद होती है। उसके अलावा बेटा नेक्स्ट हम बात करें, सो वो कह रहा है कि सम प्लांट्स एंड द एनिमल्स हैव अडॉप्टेड टू द लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। यहाँ पे बेटा कुछ ऐसे पौधे और जानवर जो हैं वो आपको मौजूद मिलेंगे जो इस तरह अब अडॉप्ट कर चुके हैं अपने आप को, अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी को इस तरह जो है वो बना दिया है कि अब उनको बहुत ही कम जो है वो वाटर सप्लाई की जो है वो ज़रूरत है। अब इस पर कौन कौन से एनिमल्स शामिल हैं बेटा? सबसे पहले अगर हम देखें सो दैट इज़ अ प्लांट कैक्टाई, इसको कैक्टस भी कहते हैं बेटा। उसके अलावा हमारे पास यूफ्रोबिया है, ये भी एक प्लांट है जो डेजर्ट के अंदर पाया जाता है। लिजर्ड्स, स्नेक्स, कैंगरो, रैट्स, कैमल्स एक्सेट्रा आर फाउंड इन द डेजर्ट हैबिटेट। तो ये तमाम जो हैं वो एनिमल्स हैं जो डेजर्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं। फोर्थ काइंड ऑफ हैबिटेट पे हैं द रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। अब रेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तो हो गया जंगल, तो रेन फॉरेस्ट इसको क्यों नाम दिया गया बेटा? हमारे पास ये वो एरियाज़ हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ठीक है, इनका जो है वो पूरे एनुअली अगर हम देखें तो पूरे ईयर का इनका मैक्सिमम जो टाइम है वो वेट कंडीशन में गुजरता है। वेट कंडीशन मीन वहाँ पे ज़्यादातर बारिशें होती रहती हैं। सो द रेन फॉरेस्ट आर ऑलवेज वेट, ज़्यादातर जो है ये बेटा गीले ही रहते हैं। दे रिसीव द रेन द होल ईयर, तो ये जो है वो पूरा साल जो है वो बारिश जो है वो रिसीव करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स टाइप्स। अब यहाँ पे हमारे पास पौधों की एक बहुत बड़ी वैरायटी है जिसमें बेटा हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज़, जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ और दरख्त जो हैं वो शामिल हैं। इस फाउंड हेयर, यहाँ पे पाए जाते हैं। सेवरल वैराइटीज़ ऑफ द बटरफ्लाइज, तितलियों की एक बहुत बड़ी वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद स्नेक्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी है। लिजर्ड्स की, फ्रॉग्स की, पैरट्स, उसके बाद कोकाटूस, ठीक है, ये उसके बाद कोकाटूस जो है ये हमारे पास आप लोगों ने देखे हो गए, यहाँ साथ जो है ये डायग्राम इसकी बनी हुई है। उसके अलावा बेटा हमारे पास हमिंग बर्ड्स होते हैं। कैट्स एंड जैगुआर्स आर आल्सो फाउंड इन दिस हैबिटेट। ये तमाम के तमाम जो हैं वो एनिमल्स वो हैं जो आपके किस में पाए जाते हैं? रेन फॉरेस्ट हैबिटेट में, जो एनुअली सबसे ज़्यादा जो है वो बारिश को गेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ द फैक्टर्स कॉजिंग द चेंजेस इन अ हैबिटेट। बेटा ये हमारे पास वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी हैबिटेट के अंदर जो है वो चेंजेस लेके आते हैं। वी नो दैट द लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉयल एंड द वाटर आर दी एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। हम जानते हैं कि रोशनी, दर्जा हरारत, हवा, मिट्टी और जो पानी है ये तमाम के तमाम जो है वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं। द चेंजेस इन दीज फैक्टर्स ब्रिंग द चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ अ हैबिटेट। अगर बेटा इन फैक्टर्स के अंदर आप चेंजेस ले आएंगे तो अल्टीमेटली किसी भी हैबिटेट की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगी। सम अदर नेचुरल फैक्टर्स एंड द ह्यूमंस आल्सो कॉज द चेंजेस इन हैबिटेट्स। कुछ कुदरती हमारे पास अवामिल भी होते हैं और कुछ ह्यूमंस जो हैं वो फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके हैबिटेट्स को जो है वो चेंज करवाते हैं। सबसे पहले अगर हम जो है वो कुदरती की बात करें तो यहाँ पे नेचुरल के अंदर सनलाइट, आपने जो है वो सबसे पहले इसको हेडिंग को जो है वो अंडरलाइन करना है। सो सनलाइट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। ये MCQs की लाइन है, इसको जो है वो देख लें कि सूरज की जो रोशनी है ये इस दुनिया पे मौजूद हमारे पास बुनियादी एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, बुनियादी एनर्जी का सोर्स है। यहाँ सोर्स का जो है वो बुनियादी जो है वो ज़रिया है हमारे पास प्लांट्स,
यूज़ सनलाइट एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। अब ये किस तरह जो है वो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा। अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी दिन के टाइम में तो हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अगर वो बेटा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जो एक फूड मेकिंग प्रोसेस है जो प्लांट्स जो है वो कैरी आउट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा तो पौधे अपनी खुराक नहीं बनाएंगे। अगर बेटा पौधे खुराक नहीं बनाएंगे तो पौधे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके डेड हो जाएंगे। प्लांट्स डेड हो गया तो प्लांट्स को खाने के लिए जो हमारे पास हर्बीवोर्स है वो डेड हो जाएंगे। हर्बीवोर्स डेड हो गए तो बेटा इनको खाने के लिए जो कार्निवोर्स हैं वो एंड हो जाएंगे और अल्टीमेटली करते करते जो है वो तमाम एनिमल्स जो हैं वो डेड हो जाएंगे। सो दैट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। All the forms of the life on the earth depend directly or indirectly on the green plants for food। जितनी भी ज़िंदगी की हमारे पास इकसाम हैं, ठीक है, चाहे बेटा वो एक्वेटिक हो, वो ड्राई लैंड हो, कोई भी हो, ठीक है, तो वो तमाम की तमाम जो है वो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी जो है वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। इवन ह्यूमंस अगर हम अपनी बात करें सो हम भी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली इस लिहाज से कि हम जो है वो डायरेक्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो है वो इसको ईट करते हैं। और अगर हम इनडायरेक्टली की बात करें तो हम जो बेटा जो मीट खाते हैं, ठीक है, सच एज चिकन हो गया या आपका जो है वो मीट है, बीफ है, जो भी है, तो ये तमाम का तमाम जो है वो एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स हैं, ठीक है। तो ये तमाम के अगर जो है वो हर्बीवोर्स हैं और अगर जो है वो प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे तो ये एनिमल्स भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास जो है वो किसी भी तरह का फूड सोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। दे आल्सो नीड लाइट फॉर देयर सर्वाइवल। और उसके अलावा बेटा तमाम एनिमल्स को सूरज की रोशनी भी चाहिए सर्वाइवल हमारे जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए। लाइट इंटेंसिटी इफेक्ट्स द नंबर ऑफ द प्लांट्स इन अ हैबिटेट। तो बेटा रोशनी की शिद्दत है ये किसी भी हैबिटेट के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स है उसको इफ़ेक्ट करती है। द डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ प्लांट्स मे रिज़ल्ट इन द डिक्रीज़ ऑफ द एनिमल्स नंबर इन द हैबिटेट। ये बात मैं अभी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर किसी एरिया में प्लांट्स की तादाद कम हो जाएगी तो उसको फीड करने के लिए जो एनिमल्स उसके ऊपर मौजूद हैं वो भी अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नीचे आ जाए बेटा हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर कैन आल्सो ब्रिंग द चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ अ हैबिटेट। तो बेटा टेम्परेचर भी एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी हैबिटेट की पॉपुलेशन के अंदर जो है वो चेंजेस लेके आ सकता है। एनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी राइज ऑफ द फॉल इन द टेम्परेचर मे डिस्टर्ब द हैबिटेट। एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीन एक आपकी जो है वो परसेप्शन से भी आगे, आपकी सोच से भी जो है वो ज़्यादा या कम टेम्परेचर के अंदर जो है वो राइज़ और फॉल हो जाए तो बेटा ये भी जो है वो हैबिटेट को डिस्टर्ब करता है। जैसे एग्जांपल, जैसे आजकल जो है वो एक गर्मियों का सीज़न चल रहा है, ठीक है, 42, 43, 45 एंड 48 तक जो है वो टेम्परेचर जो है वो जा रहा है। अगर जो है वो सडनली वन डे आपका जो टेम्परेचर है वो 48 या 49 से नेक्स्ट डे जो है वो सडनली अगर माइनस में चला जाए तो ये बेटा अल्टीमेटली बहुत से एनिमल्स की जो है वो लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह वो एनिमल्स जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर या तो माइनस में रहता है या बेटा वहाँ पे टेम्परेचर मेजॉरिटी 0 और 5 के जो है वो इन बिटवीन रहता है। और अगर ऐसे एनिमल का आप टेम्परेचर सडनली जो है वो राइज़ करवा दें अप टू द 50 तो बेटा उसके लिए भी जो है वो सेम कंडीशन होगी जिस तरह मैंने अभी हमें अपनी एग्जांपल जो है वो दी है। उसके बाद वो कह रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वार्म वाटर कंटेन्स लेस ऑक्सीजन। ये बेटा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है कि हमारे पास जो गर्म पानी होता है उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो गर्म पानी है वो उसमें से इवेपोरेशन के ज़रिए जो है वो वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है। सो हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज हैं वो इवॉल्व हो जाती हैं। सो व्हाट हैपन्स टू द एक्वेटिक एनिमल्स इन द वाटर एज इट गेट्स हॉटर। सो दैट इज़ अ क्वेश्चन कि अगर वो एनिमल्स जो बेटा पानी में रहते हैं अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। सो बेटा अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा सो वार्म वाटर गर्म पानी जो है वो उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है। हम अक्सर जो है वो सोचते हैं कि हम बाहर हवा के अंदर घूमते हैं तो हमें जो है वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है।
लेकिन पानी के अंदर मौजूद रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। बेटा ये परसेप्शन आपका गलत है। जितने भी एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं उनको भी उसी तरह ऑक्सीजन की ज़रूरत है जिस तरह हमें है। हाँ, वो ऑक्सीजन को कहाँ से जो है वो गेन करते हैं, वो बेटा उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं जो आपके वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है, ठीक है। सो उस ऑक्सीजन को जो है वो कैरी करते हैं। अब अगर हम पानी को ही जो है वो टेम्परेचर को वाटर की तरफ ले जाएंगे, गर्म कर देंगे, तो उसमें लेस ऑक्सीजन होगी। लेस ऑक्सीजन की वजह से आपका जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी जो रेंज है वो बेटा जो है वो सांस नहीं ले पाएगी और अल्टीमेटली जो एक्वेटिक लाइफ है वो डेड होना शुरू हो जाएगी। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो उसके बाद जो है वो हेडिंग देखें, वाटर, पानी। बेटा पानी जो है ये हम सबको पता है कि वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है पानी। वेयर देयर इज़ मोर वाटर मोर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड देयर, ठीक है। बेटा कोई ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा पानी है तो आपको अल्टीमेटली वहाँ पे जो है वो एनिमल्स की जो तादाद है वो भी ज़्यादा देखने में मिलेगी। मिसाल के तौर पे आजकल अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पे जिस तरह हम डेज़र्ट की एग्जांपल दे रहे थे पहले कि डेज़र्ट एक ऐसा एरिया है जो ड्राइस्ट है, वहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत कम है। रेनफॉल कम है तो वाटर सोर्सेज कम है, ठीक है। और अगर जो है वो डेज़र्ट के अंदर कोई ऐसा प्लेस है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अभी भी प्रेजेंट है, सच एज अ पॉन्ड हो गया कोई, या कोई इस तरह की चीज़ होगी, तो आप वहाँ पे जाके नोटिस कर सकते हैं कि वहाँ पे एनिमल्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद होती है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस, ठीक है, जहाँ पे जिनको जो है वो पानी दस्तयाब हो। अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इन अ हैबिटेट कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस इट्स ऑर्गेनिज्म। सो बेटा किसी भी हैबिटेट के अंदर अगर पानी की दस्तयाबी है तो अल्टीमेटली जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा किसको, ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद बेटा हमारे पास माइग्रेशन। माइग्रेशन कहते हैं द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। इज़ अनदर फैक्टर दैट चेंजेस द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हैबिटेट। ये एक दूसरा फैक्टर है जो किसी भी हैबिटेट के अंदर पॉपुलेशन के साइज़ को इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल्स कम टू एन एरिया, जब बेटा कुछ चंद जो है वो इंडिविजुअल किसी एरिया के अंदर आते हैं, इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन दैट एरिया। तो ये अल्टीमेटली उस एरिया के अंदर जो है वो साइज ऑफ पॉपुलेशन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग प्लेसेस। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड द एनिमल्स, ये तमाम बेटा माइग्रेट करते रहते हैं बेटर लिविंग प्लेसेस के लिए। अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की तो वो एक पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो मूव करता है। मिसाल के तौर पे वो एक जगह पे गए हैं, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने जो है वो ग्रास को ईट कर लिया, फिनिश होगी ग्रास वहाँ पे, तो वो उस एरिया को लेफ़्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ से जो है वो किसी ऐसी एरिया की तरफ जो है वो माइग्रेट करेंगे जहाँ पे उनको वाटर सोर्सेज जो हैं और फूड सोर्सेज जो है वो बेटर मिलेंगे। नेचुरल डिज़ास्टर्स सच एज ड्रॉट, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एट्सेट्रा कैन ब्रिंग द चेंजेस इन हैबिटेट्स। बेटा हमारे पास कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स भी होते हैं जिसे हम कुदरती आफात भी कहते हैं, जिसमें ड्राउट है, ठीक है, जिसे हम कहत साली भी कहते हैं, खुश्की भी कहते हैं, और कुछ साली भी इसको कहते हैं, फ्लड्स हैं, सैलाब आ जाते हैं, एंड अर्थक्वेक, और अगर जो है वो ज़लज़ला, ये तमाम जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। ये भी बेटा हमारे पास जो है वो हैबिटेट को चेंज करते हैं। सबसे पहले हम ड्राउट की बात करें। अ ड्राउट इज़ अ पीरियड व्हेन देयर इज़ नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एन एरिया। ये बेटा एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे किसी भी एक ख़ास एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अरसे के लिए जो है वो बारिश ना हो। द पॉन्ड्स और द स्ट्रीम्स में ड्राई अप ड्यूरिंग अ ड्राउट। इस कंडीशन में जितने भी तालाब हैं और जितनी भी आपकी स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, झीलें हैं, जो भी है कंडीशन, ठीक है, आबशारें हैं, ये तमाम की तमाम क्या हो जाएंगी, खुश्क हो जाएंगी। मोस्ट पॉन्ड प्लांट्स एंड द एनिमल्स डाई और मूव टू दी अदर पॉन्ड्स। अगर इस तरह की कंडीशन में प्लांट्स हैं तो वो प्लांट्स तो मूव नहीं करेंगे, बट जो एनिमल्स होते हैं, जो ख़ासतौर पे पॉन्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो या तो मर जाते हैं या बेटा वो मूव कर जाते हैं किसी दूसरे जो है वो एरिया में, किसी दूसरे पॉन्ड पे। सम क्रॉप्स डू नॉट ग्रो इन द एरिया अफेक्टेड बाय अ ड्राउट। तो अल्टीमेटली बेटा अगर पानी नहीं होगा तो खुश्क साली इतनी हो जाएगी कि आपकी जो है वो क्रॉप्स, फसलें भी वहाँ पे ग्रो नहीं होंगी। अब नीचे डायग्राम्स हैं, बिल्कुल लेफ़्ट वन जो है वो डायग्राम देखें, यहाँ पे लिखा होगा बिफोर ड्राउट,
आपको एक पॉन्ड नज़र आ रहा है, इसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो मौजूद है, एक नॉर्मल जिस तरह होता है, ठीक है। बट अगर हम मिडल वन में देखें, ये आफ्टर ड्रॉट है, खुश्क साली जो है उसके बाद, तो बिल्कुल जो है ये बंजर हो चुका है, पानी की अमाउंट बहुत ही कम हो चुकी है। व्हेन एन एरिया गेट्स अ लॉट ऑफ द रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो है आपका फ्लड, ठीक है, जो आपको थर्ड डायग्राम जो है तीसरी तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक जो है वो शहरी आबादी समझ लें या एक टाउन समझ लें, जिसकी इवन रोड्स के ऊपर इतना पानी है कि आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो हाफ इसके अंदर जो है वो ड्रॉन है। सो किसी भी एरिया के अंदर बेटा अगर जो है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए, सो देयर में बी अ फ्लड इन दैट एरिया, तो उसके जो नतीजा हो सकता है वो सैलाब हो सकता है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई और मूव टू अदर ड्रायर प्लेसेस ड्यूरिंग अ फ्लड। वहाँ पे भी जो है वो ड्राउट कंडीशन में भी जो है वो मूवमेंट शो करवाई थी, यहाँ पे भी जो है वो एनिमल्स और प्लांट जो है वो मूवमेंट शो करवाएंगे, लेकिन ऐसे एरिया की तरफ जो खुश्की के ऊपर हो, ठीक है। ये ड्राउट का बिल्कुल अपोजिट जो है वो आपका जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा। आपने एक चीज़ याद रखनी है तो अल्टीमेटली आपको दूसरी जो है वो चीज़ याद आ जाएगी कि ड्राउट खुश्क साली है, यहाँ पे एनिमल्स ऐसे एरिया में जो है वो मूव करते हैं जहाँ पे पानी मौजूद हो, और जो फ्लड है या फ्लड कंडीशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये ऐसी कंडीशन में या ऐसी प्लेस पे मूव करते हैं जो ड्रायर हो, जो खुश्की हो, जहाँ पे पानी जो है वो ना हो। समटाइम्स द लाइटनिंग स्ट्राइक्स अ ट्री इन अ फॉरेस्ट। बाज़ बेटा हमारे पास जो आसमानी बिजली है ये भी जो है वो किसी जंगल के अंदर जो है वो किसी दरख्त से जो है वो टकरा जाती है, कॉजिंग द फॉरेस्ट फायर। अब हम सबको पता है कि जो दरख्त हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, और लकड़ी जो है वो आग को बखूबी जो है वो एब्जॉर्ब करती है, बहुत जल्दी उसको आग लग जाती है। सो फॉरेस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। प्लांट्स एंड द ट्रीज आर बर्न एंड डिस्ट्रॉयड। जितने भी वहाँ पे पौधे और दरख्त होंगे बेटा वो बर्न जल जाएंगे और डिस्ट्रॉय तबाह हो जाएंगे। सम एनिमल्स डाई, अगर वहाँ पे कोई जानवर रहता है वो भी मर जाएगा। अदर्स में मूव टू द सेफर प्लेसेस, और जो वहाँ पे टाइम से जो है वो अपनी जान बचा के निकल गया बेटा वो अपने आप को सेफर प्लेसेस पर जो है वो पहुँचा देगा। इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर अ फॉरेस्ट टू ग्रो बैक। तो लिहाजा अगर जो है वो कोई जंगल बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बेटा उसको काफ़ी ज़्यादा ईयर्स लग जाएंगे दोबारा जो है वो ग्रो करने के लिए। अर्थक्वेक है जिसे हम जल्जला भी कहते हैं, और सडन शॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये बेटा ज़मीन की जो हमारी सतह है, बेसिकली हमारे पास जो अर्थ प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट जो है वो अर्थक्वेक को जो है वो कॉज करवाती हैं। सो ये अर्थ की सरफेस की जो है वो शॉक्स हैं, और इनको सडन शॉक्स इसलिए कहा जाता है कि इनका आने का कोई जो है वो इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। आपको ये तभी फील होंगी जब ये हो रही होंगी, अदरवाइज़ इसमें किसी भी तरह का जो है वो अलार्मिंग साइन नहीं होता। अर्थक्वेक्स कैन चेंज अ हैबिटेट वेरी क्विकली। तो अर्थक्वेक भी जो है वो किसी भी हैबिटेट को बहुत ही जो है वो जल्दी से जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, और अक्टूबर 8 2005 2005 8 अक्टूबर जो है अ मैसिव अर्थक्वेक डैमेज अ वाइड स्प्रेड एरिया अक्रॉस पाकिस्तान। तो बेटा एक बहुत ही ख़तरनाक जो है वो ज़लज़ला आपका 8 अक्टूबर को आया था पाकिस्तान के अंदर, और इसमें जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ, जिसमें एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो पाकिस्तान का इसने इसको जो है वो डैमेज किया। ओवर 70,000 पीपल लॉस देयर लाइव्स। तकरीबन 70,000 लोग जो है वो इसमें डेड हो गए। अ लार्ज नंबर ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स वर आल्सो डिस्ट्रॉय। और इसके अलावा जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट थी एनिमल्स की और पौधों की जो इसमें जो है वो तबाह हो गए। लास्ट हमारा टॉपिक है हाउ पीपल चेंज द हैबिटेट्स। बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज़ आल्सो चेंज द हैबिटेट्स। व्हेन द हैबिटेट्स चेंज सम ऑर्गेनिजम्स डाई और लीव द हैबिटेट। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है ये चेंज करती है हैबिटेट को, और जब भी हैबिटेट चेंज होगा बेटा ऑर्गेनिज्म जो है या तो वो मर जाएंगे या उस हैबिटेट को छोड़ के चले जाएंगे। सबसे पहले हम फार्मिंग देखते हैं। फार्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन सर्वाइवल। अब ये इंसानी ज़िंदगी को जो है वो बरकरार रखने के लिए, उसको जो है वो ज़िंदा रखने के लिए फार्मिंग ज़रूरी है, ठीक है। कि पीपल जो है वो क्लियर कर देते हैं फॉरेस्ट, पीपल क्लियर फॉरेस्ट टू गेट द लैंड फॉर फार्मिंग। लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जी ये जंगल लगे हुए हैं, दरख्त का हमें कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय ये छाँव के, ठीक है। ये नहीं देखते कि वो ग्रीनरी प्रोवाइड करता है, वो जो है वो पोल्यूशन को कम करता है, ठीक है। वो हमारी हवा को जो है वो आलूदगी से जो है वो पाक करता है।
बस वो क्या करते हैं, वो उसको काट के वहाँ पे जो है वो अपनी फार्मिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पीपल आल्सो कट डाउन द ट्रीज टू गेट द वुड और पेपर। अब फार्मिंग के लिए तो किसी हद तक ठीक है कि चले जी वो आपकी जो है वो इंसानी जो है वो फलाह बहबूद के लिए काम हो रहा है या इंसानी सर्वाइवल के लिए काम हो रहा है, लेकिन वो लोग जो जंगलात को काटते ही इसलिए हैं कि वहाँ से उनको लकड़ी और पेपर मिल सके। ठीक है, लकड़ी से जो है वो फर्दर वो पेपर बनाते हैं या वो लकड़ी जो है वो हासिल कर सकें, वो चाहे फर्नीचर बनाने के लिए हो, किसी और चीज़ को बनाने के लिए हो, या इवन जो है वो हमारे जितने भी ये नॉर्थन एरियाज़ हैं यहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल जो है वो सर्दियों में या नॉर्मल डेज़ के अंदर जो है वो हीटिंग पर्पज़ के लिए जो है वो किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें शामिल हैं। इन दिस वे दे डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेटा जंगलात जो है ये जंगल हमारे पास जो है ये एक नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो रह रहे होते हैं, और आप उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। द पोल्यूशन इज़ अनदर एजेंट दैट ब्रिंग्स द चेंजेस इन द हैबिटेट। अब पोल्यूशन, आलूदगी भी हमारे पास दूसरा फैक्टर है जो चेंजेस लेके आता है। पोल्यूशन हार्म्स द लैंड, वाटर और एयर। अब जो बेटा पोल्यूशन है ये हमारी ज़मीन को, पानी को और हवा को जो है वो गंदा करता है। पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये बेटा इंसानों के लिए, लोगों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। डिस्ट्रॉय मैनी हैबिटेट्स, बहुत से हैबिटेट्स को जो है वो तबाह करता है। लैंड हैबिटेट्स अफेक्ट द लैंड, डिस्ट्रॉइंग लाइफ, द एनवायरनमेंट एंड इट्स हैबिटेट। अगर हम खुश्की वाली आलूदगी की बात करें, ज़मीनी आलूदगी की बात करें, तो ये ज़मीन को इफ़ेक्ट करती है, ज़मीन के साथ साथ उसके ऊपर मौजूद ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती है, और उसके अलावा बेटा जो इन्वायरमेंट और इसके हैबिटेट है उसको भी डिस्ट्रॉय करती है। अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, सो एयर पोल्यूशन इफ़ेक्ट्स द एयर वी ब्रीथ इन। तो ये उस हवा को जो है वो अलूट करती है, पोल्यूट करती है, इफ़ेक्ट करती है, जिसको हम जो है वो ब्रीथ इन मीन हम सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं। द फैक्ट्रीज़ एंड द मोटर व्हीकल्स ऐड द एयर पोल्यूशन टू द इन्वायरमेंट। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है ये एयर पोल्यूशन जो है वो उसको इजाफा करता है हमारे माहौल के अंदर। एयर पोल्यूशन डैमेजेस ओवर हेल्थ एंड ओवर इन्वायरमेंट। तो बेटा जो हवाई आलूदगी है या फ़िज़ाई आलूदगी है वो हमारे सेहत और हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो डैमेज करती है। ये नीचे 4 डायग्राम्स हैं, इसको बेटा आप सब ने जो है वो अच्छी तरह देख लेना है। सो मूव करते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। सो बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, नेम द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम की हमने बायोटिक मीन लिविंग, तो लिविंग क्या थे, ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन देखें, डिफाइन एन इकोसिस्टम, अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिटी। सो कम्युनिटी मैंने आपको बताया था कि वो पॉपुलेशंस का जो है वो ग्रुप है, ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी। फोर्थ क्वेश्चन है कि नेम द वेज बाय विच वी कैन सेव ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। सो वी कैन सेव ओवर नेचुरल रिसोर्सेज बाय 3 हमारे पास जो है वो मेथड है। इसको 3R जो है वो स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। सो दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज़ एंड द रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल्स। आपका ग्रासलैंड हैबिटेट, पॉन्ड हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट एंड रेन फॉरेस्ट हैबिटेट जो है वो शामिल है। नेक्स्ट बेटा डायरी देखें, फ्राइडे की डायरी, रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 4 एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह जो है वो रीड करना है जहाँ तक अभी हमने रीडिंग कंप्लीट की है, ताकि इसमें जो है जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छी तरह आ सकें और जितने भी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हों। सैटरडे बेटा ये आपका रिटन डायरी डे है। सो लर्न एंड राइट द शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 4। जितने आपको अभी शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं 4 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने राइट करने हैं और वो चेक करवाने हैं। उसके अलावा मंडे को बेटा आपकी जो डायरी है दैट इज़ अ टेस्ट। मंडे को आप सबको पता है कि हमारा साइंस का टेस्ट होता है। सो दैट इज़ अ टेस्ट एंड दिस मंडे द टेस्ट विल बी ऑफ द यूनिट नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट यूनिट नंबर 3 जो है उसमें इंक्लूड होगा ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑल एक्सरसाइज एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आल्सो। उसके बाद ट्यूसडे है, देन इट्स आल्सो अ रिटन डायरी डे। सो द लर्न एंड राइट द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। सो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा आप लोग राइट करेंगे और लर्न भी करेंगे। और वेडनेसडे की डायरी देखें, लर्न द शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं बेटा आप लोगों ने लर्न करने हैं। और जो थर्सडे है इट्स आल्सो द लर्न लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 4। उम्मीद है बेटा आप सबको जो है वो आज का लेक्चर अच्छी तरह जो है वो समझ आया होगा
इसको अच्छी तरह जो है वो कीजिएगा, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इंशाल्लाह आपको आगे वाली क्लासेस में भी जो है वो बहुत हेल्प आउट करेगा। सो अगर किसी भी तरह का कोई टॉपिक के अंदर कोई कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ के अंदर आपको कोई इशू आ रहा हो, तो बेटा आप मुझसे जो है वो ग्रुप के अंदर कंसल्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।